अगर हम बात करें अपने बड़े बड़े बैट्समैनों की, बाबर आजम, इमामुल हक, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, क्या किया इन्होंने, सब साथ छोड़कर चले गए। अकेले सरफराज अहमद न्यूजीलैंड के खिलाफ खड़ा रहा, लड़ता रहा, दीवार बन गया वो कि मैं आउट नहीं होऊंगा जब तक 100 नहीं करूंगा, जब तक पाकिस्तान को मुश्किलात से नहीं निकालूंगा। 3 इनिंग्स में सरफराज अहमद ने 50 प्लस स्कोर किया, सेंचुरी के करीब करीब थे लेकिन आउट हो जाते थे, काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फाइनली न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने आखिरी इनिंग में सेंचुरी कर डाली, 118 रन बनाया। शानदार इनिंग्स थी सरफराज अहमद की, जितनी तारीफ की जाए कम है। 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से उन्होंने 176 बॉलों पे 118 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली। ये होती है जिम्मेदाराना इनिंग्स, ये होती है एक कैप्टन वाली इनिंग। जो बाबर आजम को इनिंग खेल के जानी थी, ये खेल के गए सरफराज अहमद। अगर हम बाबर आजम की बात करें, 100 हो, 200 हो या 50 हो, टीम के कभी काम नहीं आते। मुश्किल वक्त में बाबर आजम कभी टीम के साथ नहीं खड़े होते। जब टीम मुश्किलात में आती है वो और मजीद प्रेशर में आके आउट हो जाते हैं, अपने ऊपर इतना प्रेशर लेते हैं। अगर हम सरफराज अहमद की बात करें तो सरफराज अहमद जो इनिंग्स खेलकर गए ये टीम के काम आई है, उनकी सारी इनिंग्स टीम के काम आई है। पहले इनिंग्स में सऊद शकील के साथ उन्होंने जो पार्टनरशिप लगाई थी, 78 रन की इनिंग खेली थी, उस मैच में पाकिस्तान को वापस लाने में बहुत बड़ा हाथ था सरफराज अहमद का, वरना आज तक ये मैच नहीं आता। ये मैच तो पाकिस्तान उसी दिन हार जाता अगर उस दिन सरफराज अहमद और सऊद शकील क्रीज पर मौजूद नहीं होते। सऊद शकील 124 रन की इनिंग्स नहीं खेलते और सरफराज अहमद 78 रन की इनिंग्स नहीं खेलते। उस दिन भी यही सेम सूरत हाल थी, सारे आपके बड़े बैट्समैन आउट होकर चले गए थे। इमामुल हक ने 83 रन की इनिंग्स खेली थी लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ था। जिस तरह आज सरफराज अहमद ने इनिंग्स खेला है, अगर दूसरे हैंड से सरफराज अहमद का कोई साथ दे रहा होता तो हो सकता था सरफराज अहमद पाकिस्तान को यह मैच जितवा भी सकते थे, लेकिन सामने से कोई विकेट ही नहीं बचा सक रहा, सारी विकेट गिरती जा रही। अकेले सरफराज अहमद क्या करता, फिर भी उसने काफी कोशिश की, 118 रन की इनिंग्स खेली जो कि हमेशा याद रखी जाएगी। इन सारी परफॉर्मेंस के बावजूद अब देखना यह है कि क्या सरफराज अहमद को वनडे स्क्वाड में शामिल किया जाएगा या फिर एक बार दोबारा से उनके साथ नाइंसाफी कर दी जाएगी। 4 साल से सरफराज अहमद के करियर के साथ खेला जा रहा था, बेंच पे बैठाकर जलील किया जा रहा था, मौका नहीं मिलता था, प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होते थे, दूसरे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नहीं आती थी, लेकिन सरफराज अहमद बैठ के मुंह देख रहे होते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। रिजवान परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन रेगुलर खिलाए जा रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बाद भी बार बार उनकी सिलेक्शन हो रही है। और सरफराज अहमद को पिछले 4 सालों से इसी तरह बैठा कर रखा, वो बंदा परफॉर्मेंस दे दे के थक गया। डोमेस्टिक हो, कोई सी भी लीग हो, हर इनिंग्स में उसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती थी कि शायद उसको चांस मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी चांस नहीं मिला। ये होता है सब्र का फल। जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहता है तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। आप लोगों की लाख रुकने के बावजूद, लाख कोशिशों के बावजूद कि इसका करियर खत्म कर दिया जाए, इसका नाम खत्म कर दिया जाए, इसको इतना परेशान कर दिया जाए, इतना खौर कर दिया जाए कि ये खुद रिटायरमेंट ले ले, सरफराज अहमद हार मान जाए, लेकिन सरफराज अहमद ने हार नहीं मानी। उसने 4 साल बाद कमबैक किया और सबको जवाब दिया अपने बल्लों से। 4 साल बाद आकर इस तरह की कंटिन्यू परफॉर्मेंस देना, पहले टेस्ट मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस, दूसरे टेस्ट मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस, सेंचुरी नहीं निकल कर आ रही थी, सेंचुरी भी हो गई। चारों इनिंग्स में सरफराज अहमद ने 50 किए और एक इनिंग्स में 100 किया। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे सरफराज अहमद। यही बंदा 4 साल से गायब था। 4 साल से आप इसे मौका नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि इसे खेलना नहीं आता, इसको समझ नहीं है। सरफराज अहमद ने प्रूफ कर दिया है कि इनके अंदर भी सलाहियत है, ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप इसके साथ नाइंसाफी करोगे उसके बाद ये बंदा आपको जवाब देगा, ये बताएगा कि इसके अंदर बहुत सलाहियत है, बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत कुछ कर सकता है। पहले भी पाकिस्तान के लिए इसने बहुत कुछ किया है और अब भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है। वनडे में बेशक आपने रिजवान को शामिल कर लिया, खुलेआम आपने नाइंसाफी की है। क्यों किया रिजवान को आपने शामिल? क्या परफॉर्मेंस है उसकी? शान मसूद को आपने क्यों शामिल किया वनडे स्क्वाड में? नायब कप्तान क्यों बना दिया? न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान अकेले वाहिद कीपर है, कोई भी दूसरा कीपर मौजूद नहीं है। सरफराज अहमद को भी शामिल नहीं किया गया। किस वजह से? कौन इनसे सवाल करेगा? क्या मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है? आपने जो बात की थी कि करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने स्क्वाड की सिलेक्शन की है, यहाँ पर क्या सरफराज अहमद की जगह नहीं बनती? यहाँ पर क्या शर्जील खान की जगह नहीं बनती? इब्रार अहमद की जगह नहीं बनती? आपने खुलेआम नाइंसाफी की है। शुरू से यही चीजें करते हुए आ रहे हो। जो खिलाड़ी परफॉर्म करता है उसे आप खिलाते ही नहीं है, जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है,
जिसको दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया वनडे स्क्वाड में, और जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, वाह वाह हो रही है, जिसको अल्लाह आगे ला रहा है, इज्जत दे रहा है, उसको आपने स्क्वाड में शामिल नहीं किया। क्या सरफराज अहमद रिजवान से बुरा खिलाड़ी है? वनडे में सरफराज अहमद की जगह नहीं बनती, तो फिर क्यों सरफराज अहमद के साथ ये नाइंसाफी हो रही है? बेशक पाकिस्तान यहां पर न्यूजीलैंड से जीतने में नाकामयाब रहा, लेकिन सरफराज अहमद की जरूर जीत हो गई है। 4 साल से जो वो लड़ाई कर रहे थे चीफ सेलेक्टर से, मैनेजमेंट से, सिलेक्शन कमेटी से कि उन्हें सेलेक्ट किया जाए। बेशक पाकिस्तान यहां पर न्यूजीलैंड से जीतने में नाकामयाब रहा, लेकिन सरफराज अहमद की जरूर जीत हो गई है। 4 साल से जो वो लड़ाई कर रहे थे चीफ सेलेक्टर से, मैनेजमेंट से, सिलेक्शन कमेटी से कि उन्हें सेलेक्ट किया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है 25 दिसंबर के बाद 2 दिन तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को छुट्टी दे दी गई थी कि कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, कोई मीटिंग्स नहीं होगी, आप एंजॉय करें, आप रिलैक्स करें, 2 दिन के बाद दोबारा टीम को ज्वाइन करें। लेकिन वहां पर अकेले सरफराज अहमद नेशनल स्टेडियम पहुंचकर प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उनको टीम से बड़ी लगाव है। भले इनके साथ जितनी भी नाइंसाफी हो, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ बड़े सिंसियर रहे शुरू से। जब ये कप्तान थे उस दौरान भी हमने इनको देखा, कभी अपने बारे में ये नहीं सोचते थे, हमेशा खिलाड़ियों के बारे में सोचते थे। कभी 7वें नंबर पे आ रहे हैं, कभी 5वें नंबर पे आ रहे हैं, कभी मिडिल ऑर्डर पे आ रहे हैं, कभी वन डाउन आ रहे हैं, कभी ओपनर आ रहे हैं। जब टीम को जैसी जरूरत होती थी सरफराज अहमद उस वक्त के लिए अवेलेबल होते थे। अगर रन्स चाहिए, कोई हिटर है आपके पास, तो उसको ये पहले भेज देते थे, खुद अपना नंबर पीछे कर लेते थे। अगर विकेट गिर रही होती थी तो सरफराज अहमद ऊपर चले आते थे, वन डाउन चले आते थे विकेट बचाने के लिए। कभी भी अपने लिए इन्होंने नहीं खेला, कभी भी अपने लिए इन्होंने रन्स नहीं किए। आप इनका पूरा करियर उठाकर देख लें, इनकी जो भी इनकी बेस्ट इनिंग्स है वो आप हाईलाइट देखें, सारी इनिंग्स पाकिस्तान के काम आई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके रिकॉर्ड के काम आई है। हमेशा मुश्किल वक्त में सरफराज अहमद खड़े हुए, क्योंकि सरफराज अहमद धोखा नहीं देता। अब मुझे एक चीज का जवाब देते हैं, अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम में सरफराज अहमद को शामिल नहीं किया जाता तो फिर पाकिस्तानी टीम का क्या होता? क्योंकि सरफराज अहमद के अलावा तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर सका। दोनों टेस्ट मैच में ओनली 1 सरफराज अहमद ही ऊपर रहे। रन्स उन्होंने किया, 50 उन्होंने की, सेंचुरी उन्होंने की, मैच उन्होंने बचाया। अगर सरफराज अहमद यहां पर नहीं होते तो अब तक पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज हार चुका होता, और आज हम ये बात कर रहे होते कि बाबर आजम को हटा दिया जाए, सकलैन मुश्ताक को हटा दिया जाए, मोहम्मद यूसुफ को हटा दिया जाए, और कुछ लोग ये भी कह रहे होते कि शाहिद आफरीदी को भी फारिग कर देना चाहिए चीफ सेलेक्टर से, जो कि वैसे भी वो हो जाएंगे। सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उनको बनाया गया था चीफ सेलेक्टर, कंटिन्यू शाहिद आफरीदी नहीं रहने वाले। तो यहां पर सबको सरफराज अहमद का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तानी टीम की इज्जत रख ली, बाबर आजम की इज्जत रख ली। पहले टेस्ट मैच में भी सरफराज अहमद ने बहुत अहम किरदार अदा किया था ड्रॉ करने में, और सेकंड टेस्ट मैच में भी सरफराज अहमद का बहुत बड़ा अहम किरदार है मैच को ड्रॉ करने में। कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान इस मैच को ड्रॉ कर दिया, पाकिस्तान हारने से बच गया, न्यूजीलैंड को भी नहीं जीतने दिया। तो बड़े बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। क्या आप अपने होम कंडीशन में भी ड्रॉ करने पे खुश होंगे? एडवांटेज आपकी तरफ था, मर्जी आपकी, विकेट आपकी मर्जी की, उसके बावजूद भी आपने ड्रॉ किया, आप जीतने के लिए नहीं गए। यहां पर तो न्यूजीलैंड की टीम तारीफ के काबिल है। 319 रन बनाकर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सिर्फ रिजल्ट के लिए, पाकिस्तान को बैटिंग दे दिया। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम हार भी सकती थी, पाकिस्तान ये वाला टेस्ट मैच जीत भी सकता था, लेकिन यहां पर बात हो रही है रिजल्ट की। रिजल्ट के लिए न्यूजीलैंड ने 319 रन पे डिक्लेयर कर दिया, और पाकिस्तान को बैटिंग देने के बाद सही से मुजाहमत किया, फाइटिंग किया पाकिस्तान के साथ। 319 रन ज्यादा स्कोर नहीं था अगर आप देखें टेस्ट मैच में। और जिस तरह की विकेट थी, एक मरी हुई बैटिंग पिच, स्पिनर पिच, शाहिद आफरीदी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हमने बाउंसी विकेट बनाई है, ग्रास वाली विकेट है, तेज विकेट है। उसको देखते हुए तीनों फास्ट बॉलर को आपने खिला लिया, स्पिनर को आपने ड्रॉप कर दिया। जिस दिन मुझे विकेट के बारे में इल्म हुआ था कि ये बैटिंग पिच इन्होंने बना दी, और शाहिद अफरीदी आकर कह रहे थे मीडिया पे कि हमने बॉलिंग पिच बनाई है। दूसरे टेस्ट मैच से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आप वो वीडियो मेरी जाकर देखें। उस दिन मैंने ये बात कह दिया था कि आप भले बैटिंग पिच बनाए, लेकिन इस पिच में भी आपके बैट्समैन स्टे नहीं कर पाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। तो शुक्र है तेज पिच नहीं बनी। जब इतने स्लो पिच में आपकी बैटिंग लाइन तितर बितर हो गई, उड़ के रह गई। अगर तेज पिच बन जाती तो फिर क्या होता? स्लो पिच में इनका ऐसा हाल हो गया, तेज पिच में तो ये 300 रन भी नहीं कर पाते, बहुत पहले ये मैच खत्म हो जाता। आपने जो 3 फास्ट बॉलर को खिलाया इस विकेट पे, किसने ये फैसला किया था? कौन है प्रोफेशनल लोग? क्या सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, आपके कप्तान बाबर आजम, या फिर शाहिद आफरीदी? ये जो टीम मैनेजमेंट को लीड कर रहे हैं, जो भी आपके टीम में बड़े हैं, क्रिकेट बोर्ड में बड़े हैं, क्या ये अंधे हैं? प्रोफेशनल लोग नहीं है? इन्हें अकल नहीं है? इन्हें तमीज नहीं है? बैटिंग पिच में आपने 3 फास्ट बॉलर को खिलाया। अभी मीर हमजा का करियर आप खराब कर रहे हो, हसन अली का करियर खराब कर रहे हो।
हर कोई इनको क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं निकल के आई। जाहिर सी बात है यार, एक मरी हुई पिच में, बैटिंग पिच में आप तवक्का करके बैठे हुए हो कि मीर हमजा आपको विकेट लेके देगा, हसन अली विकेट लेके देगा। ये विकेट 110% बैटिंग विकेट थी। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, कहीं से भी एनालाइज कर सकते हैं, जो भी एक्सपर्ट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से बात कर रहे हैं, जो पिच रिपोर्टिंग आपको बताई जा रही है, आप जाकर देखें। ये पिच तो बैटिंग पिच बना दी और आवाम से आप झूठ कहते हैं कि हमने बॉलिंग पिच बनाई थी, हमने ऐसी पिच बनाई थी, हमने वैसी पिच बनाई थी। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।